गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ और अपने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या है? इंट्रैक्शन है बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर का। बायोटिक यानी जिसके अंदर लाइफ होती है, और एबायोटिक यानी जैसे हमारा लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, यानी एबायोटिक यानी जिनके पास लाइफ नहीं है, उनका आपस में जो इंट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। सो इकोसिस्टम्स के अंदर हम इनका आपस का इंट्रैक्शन देखेंगे। सो नेचुरल इकोसिस्टम हम डिवाइड करें तो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल दो तरह के इकोसिस्टम है। नेचुरल में भी हम उसको अगेन डिवाइड करते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आपका फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वेटिक में पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड, रिवर। अब आर्टिफिशियल में यानी मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारा क्रॉप फील्ड्स आ जाते हैं, जो यहाँ किचन गार्डन हमारा जो होता है वो हो गया। एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम जो है वो पूरा आपने देखा है कि उसमें हम फिशेस भी डालते हैं, प्लांट्स भी हैं, वाटर भी है, ऑक्सीजन सप्लाई कराते हैं, लाइट है, सब कुछ है। तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है इकोसिस्टम। इंट्रैक्शन है बायोटिक यानी जिसके पास लाइफ है, बायो मीन्स लाइफ, एबायोटिक यानी जिसके पास लाइफ नहीं है, उनके बीच में इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज ए करेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। यानी अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं क्योंकि सबसे बड़े हैं। उसके नीचे श्रब्स, श्रब्स से छोटे हो गए हर्ब्स, हर्ब्स से नीचे हो गई ग्रासेस। तो इस तरह से इनका स्ट्रैटिफिकेशन है, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। सो एनर्जी फ्लो क्या है, उसके बाद हम प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर डिकम्पोजिशन। सो एनर्जी फ्लो क्या है? बेसिकली देखो, सन हमारा जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है, एक ही है, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ। एक ही सोर्स है हमारा एनर्जी का जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। सो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी जितना आता है सोलर रेडिएशन उसका 50% जो है वो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यानी जितना आता है अर्थ पर, लेस देन 50% ऑफ इट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी उसका भी 50% से कम जो है वो क्या है? पार है, नहीं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। प्लांट्स एक्चुअली यूज़ ओनली 2 to 10% ऑफ द पावर, यानी 50% से कम है, और उसका भी 2 to 10% जो है वो खाली प्लांट यूज़ करते हैं। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स, जिनको हम बोलते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप न्यूट्रिशन यानी जो खुद अपना खाना बनाते हैं। फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी, वो क्या करते हैं? सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। आप ये पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, 11th में भी आपने पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। उसको फिक्स करते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यानी फूड। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, यानी इन्हीं को हम प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं क्योंकि ये खाना बना रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी प्लांट्स ही क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, या हम इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब सोलर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, यानी सन से लेकर ही आगे ट्रांसफ़र होती है, वापस नहीं आती, रिवर्स नहीं होती है। सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है एनर्जी का। कैसे कैसे? सन से जो एनर्जी आई उसको प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स ने लेने के बाद प्लांट्स ने अपना फूड बनाया, उस फूड को हर्बीवोर्स ने खाया, यानी प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर मैन ने खा लिया, तो वहाँ पर एनर्जी जाएगी। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेकर आगे फूड चेन के अंदर। सो प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स, और ये जो है हमारे ये गोट है, मैन है, ये क्या? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, बट प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। टेरेस्ट्रियल जो है उसमें प्राइमरी हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स आते हैं प्रोड्यूसर्स में। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर में हो गए आपके हर्बीवोर्स, जो मैं अभी आपको बता रही थी, जैसे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। और यहाँ पर
एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो है मोलस्क। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन है, मोलस्क होते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कौन आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी। टेरेस्ट्रियल में हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स। अब आता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ये क्या हो गई, जो प्लांट से स्टार्ट हो रही है ये हमारी क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। अब इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ट्रॉफिक लेवल्स। सो ट्रॉफिक लेवल्स क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज़ नोन एज देयर ट्रॉफिक लेवल। जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड चेन में एक स्पेसिफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्लांट को आप हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दोगे, जो भी फूड चेन होगी आपसे ट्रॉफिक लेवल पूछा जाएगा तो प्लांट हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर है या ऑटोट्रॉफ है। उसके बाद आप जितना भी उसमें ऑर्गेनिज्म दिए उनको सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल देते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रॉफिक लेवल होती है, यानी कौन सी पोजीशन पर वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो उसका ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर। ठीक है, अब आता है 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या है, जो अभी हमने बात की कि प्लांट यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी को और फिर वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सो 10% एनर्जी क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। ये 10% लॉ को फॉलो करती है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल। खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है हर एक लेवल में, फ्रॉम हायर टू लोअर ट्रॉफिक लेवल। जैसे सन से प्लांट ने ली फिक्स की, जितना भी एनर्जी था, मान लो यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी था प्लांट के पास, तो उसका 10% आगे जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास यानी हर्बीवोर्स के पास। तो 10% कितना हो गया, 100 जूल, और 90% जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद जितना इसके पास आया प्राइमरी कंज्यूमर के पास, आगे सेकेंडरी कंज्यूमर में उसका 10% जाएगा, 90% हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तो 10 जूल आ गया। और आगे नेक्स्ट में भी जाएगा ऐसे ही, तो 1 जूल हो जाएगा, और बाकी 90% हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो इसलिए खाली जो ये फूड चेन होती है वो 2 to 3 या 4 तक ऑर्गेनिज्म तक ही होती है, क्योंकि उसके बाद एनर्जी बचती ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट के पास है, और उसके बाद जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है एनर्जी का अमाउंट कम होता चला जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका, एनर्जी फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा था हमारा प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी क्या है, इसमें हम पहले देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। सो द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक मान लो इतनी सी फील्ड है, इस फील्ड में प्लांट कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं एक टाइम पीरियड में, मान लो 1 साल ले रहे हैं हम, तो 1 साल में कितना उन्होंने बनाया, 1 साल के अंदर उन्होंने कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बनाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। मान लो पहले 100 kg था, बाद में हो गया 1000 kg 1 साल के बाद, तो वही हो गया, यानी कितना बना दिया उन्होंने, 900 kg। सो 900 kg पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कितने, 1 साल के अंदर उन्होंने इतना बनाया। और एनर्जी के फॉर्म में इसकी यूनिट है किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, अब इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी 2 है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो प्लांट बना रहा है खाना, जितना बायोमास बना रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिस रेट से बना रहा है वो है उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब सारा तो हमें आगे हर्बीवोर्स को नहीं देगा, कुछ तो वो भी बनाएगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सारे जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारा करने के लिए, तो वो यूटिलाइज बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेता है। यूज़ करने के बाद जो बच जाती है वो बचाती है हमारी NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो हर्बीवोर्स के पास जाती है। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, तो क्या बन जाती है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो आगे हर्बीवोर्स लेता है, यानी प्लांट उसको यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करने के बाद जो बचता है वो आगे पास ऑन होता है, जिसको बोलते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो अब आ जाता है हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन के ऊपर आपका
अलग से क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं डिकम्पोजिशन के ऊपर। तो डिकम्पोजिशन में डिफरेंट स्टेप्स भी हैं, वो स्टेप्स आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है। सो डिकम्पोजर्स कौन है आपके? अर्थवॉर्म है, बैक्टीरिया है, फंगस है। अर्थवॉर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को लूज करने में हेल्प कराता है और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। Decomposers break down complex organic matter into simple inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients. सो डिकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, साइकिल कैसे कंटिन्यू होगी? जैसे प्लांट्स ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, ऑर्गेनिक बना दिया, अब उस ऑर्गेनिक को रिलीज करेंगे, इनऑर्गेनिक में वापस कन्वर्ट करेंगे, तभी तो वो वापस जाएगा सॉइल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि प्लांट्स उसको वापस ले सकें, तो साइकिल कंटिन्यू हो। तो उसको कंटिन्यू कराने में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करते हैं? डिकम्पोजर्स। सो यहाँ पर अर्थवॉर्म को डिट्राइटिवोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये डिट्राइटस, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड रिमेन्स हैं, उन सबको ये ब्रेक डाउन करता है। तो इसको क्या करता है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फ्रेगमेंटेशन, मतलब जितने हमारे जो ये पार्ट्स थे इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, उनके फ्रेगमेंट्स बना देना, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फर्स्ट स्टेप है डिकम्पोजिशन का फ्रेगमेंटेशन, जिसको अर्थवॉर्म कर लिया। बैक्टीरिया फंगस भी अटैक करते हैं इस पर, बट जब मेन काम कौन करता है? अर्थवॉर्म। फिर उसके बाद जब ये इसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है तो इसमें से वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। तो जब ये वाटर सॉल्युबल मिनरल्स सॉइल में जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं लीचिंग। तो ये आ गया सेकेंड स्टेप। उसके बाद इस पर फर्दर जो छोटे छोटे पार्ट बन गए हैं, फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, इन पे बैक्टीरिया फंगस अटैक करेंगे और इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी काटेंगे। तो कौन सा आ गया थर्ड स्टेप? काटने वाला, कैटाबॉलिज्म। ठीक है। अब जब इसको करेंगे, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? एक डार्क अमरफस सॉलिड बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमस। अब वापस से माइक्रोब्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इसमें से मिनरल्स को रिलीज़ कराएंगे, तो ये प्रोसेस कहलाती है मिनरलाइजेशन, या ह्यूमस बनने की प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। तो 5 स्टेप आ गए। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड लीचिंग, जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं सॉइल में वाटर सॉल्युबल, थर्ड कैटाबॉलिज्म जो बैक्टीरिया फंगस ने किया, उसके बाद डार्क अमरफस सॉलिड बन गया जिसको बोलते हैं ह्यूमस। तो स्टेप कहलाता है ह्यूमिफिकेशन, यानी ह्यूमस बनने की प्रोसेस। उसके बाद वहाँ से माइक्रोब्स इसके ऊपर अटैक करेंगे और मिनरल्स सारे जो हैं वो सॉइल में वापस जाएंगे, जिसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो 5 स्टेप्स हो गए, इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। फ्रॉग, लीच, काटा हमने। फ्रॉग से फ्रेगमेंटेशन, लीच से लीचिंग, काटा मतलब कैटाबॉलिज्म, हम से ह्यूमिफिकेशन, HU से ह्यूमिफिकेशन और M से मिनरलाइजेशन। ठीक है, MN से मिनरलाइजेशन। तो 5 स्टेप हो गए इसमें। ये ट्रिक हो गई। अब है फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को। देखो, कब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस फास्ट होगी? जब उसमें एक तो ये एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन होनी चाहिए, एनारोबिक प्रोसेस में नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है जैसे शुगर, तो ये फास्ट होगी। अगर काइटिन है, लिग्निन है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, तो डिकम्पोजिशन स्लो होगी। अगर टेम्परेचर हाई, आपने देखा है कि फंगस कब अटैक करती है? जब टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर होती है, वार्म कंडीशन में अटैक करती है। तो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट के फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, बट लो टेम्परेचर फेवर नहीं करता। ठीक है, इसीलिए हम अपना खाना वगैरह सब कहाँ रखते हैं? लो टेम्परेचर यानी फ्रिज के अंदर। सो वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन फेवर डिकम्पोजिशन। सो ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को। तो स्टेप्स आपको आ गए, डिकम्पोजिशन की स्टेप्स आपको पता चल गए, प्रोसेस पता चल गई। अब आता है डिट्राइटस फूड चेन। अभी हमने ग्रेजिंग फूड चेन है देखा था, अब डिट्राइटस फूड चेन। सो बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। डिट्राइटस फूड चेन है तो डिट्राइटर से ही स्टार्ट होगी, यानी डेड मैटर से। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। फंगी एंड बैक्टीरिया से, जिनको हम सेप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों पर वर्क करते हैं, यानी डेड बॉडीज़ पे काम कर रहे हैं। दे मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्राइटस। सो यहाँ पर हमने देखा क्या हुआ, यहाँ पर जो भी डेड बॉडीज़ थी उनके ऊपर अर्थवॉर्म ने पहले अटैक किया, अर्थवॉर्म ने उसको ब्रेक डाउन किया। ये जितना सारा डेड मैटर है, लीफ का पार्ट गिरा, कोई इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, जो भी डेड हैं, ये क्या है? डिट्राइटस यानी नॉन लिविंग मैटर। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन करेगा इसके ऊपर और वापस से इसको क्या करेगा? बैक्टीरिया फंगस अटैक करेंगे। उसके बाद जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी है, उसके बाद सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट वापस से एनवायरनमेंट को दिए जाएंगे। सो ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ताकि एनवायरनमेंट को वापस मिल जाए, साइकिल कंटिन्यू हो, विच आर अब्जॉर्ब बाय देम। तो ये क्या करते हैं? पहले जो बैक्टीरिया फंगस हैं, अर्थवॉर्म ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद बैक्टीरिया फंगस अटैक करते हैं, अपने एंजाइम्स उसके ऊपर डालते हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद उसको वो अब्जॉर्ब करते हैं।
इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम डिट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो होती है डिट्राइटस फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन से, यानी डिट्राइटस फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है ग्रेजिंग फूड चेन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस का भी पॉइंट दे दिया है। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, डेड रिमेन से स्टार्ट होती है डिट्राइटस फूड चेन। यहाँ पे लेस एनर्जी फ्लो करती है, यहाँ हाई अमाउंट पे एनर्जी फ्लो करती है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को बाइंड करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को। डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सन, ग्रेजिंग फूड चेन में तो सन के ऊपर डिपेंडेंट है। एनर्जी कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड मैटर से एनर्जी रिलीज होती है। फूड वेब क्या है, मैनी इंटरेक्टिंग फूड चेन्स फॉर्म ए फूड वेब। जरूरी नहीं है कि जो ग्रास है उसको ग्रास ऊपर ही कहाएगा, कोई दूसरा इंसेक्ट भी खा सकता है, डियर भी खा सकता है। तो बहुत सारी इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल बायोमास एट एनी ट्रॉफिक लेवल एट ए गिवन टाइम। लिविंग मैटर जो है टोटल बायोमास कितना है एट एनी ट्रॉफिक लेवल, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर गिनर टाइम पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। मान लो T1 पे 500 kg है तो वो उसका बायोमास है। T2 यानी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर 1000 kg है तो ये उसका बायोमास है, यानी स्टैंडिंग क्रॉप है। और स्टैंडिंग स्टेट में एलिमेंट्स, सो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। यानी सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है एट गिवन टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। और स्टैंडिंग क्रॉप, क्रॉप से मतलब बायोमास, यानी लिविंग मैटर कितना प्रेजेंट है एक ट्रॉफिक लेवल पर, वो उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। सो क्रॉप में आएगा बायोमास और स्टेट में आएगा एलिमेंट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं वो हमने उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो एक्सेप्शनल वाला ज़रूर आता है। ये हैं हमारे पिरामिड्स, एक बार आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये है 3 तरह के हमारे पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ नंबर देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे नीचे आएगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे नीचे आ गए। फिर प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम है, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है तो इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो यहाँ पर कई बार एक बार क्वेश्चन आया था कि खाली 3 टॉप पे सबसे कम रह जाते हैं क्योंकि सबसे कम एनर्जी होती है। तो कितने पिरामिड ऑफ नंबर इज ओनली 3 टॉप कार्निवोर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। 6 मिलियन प्लांट्स में खाली कौन है, 3 टॉप कार्निवोर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, एक बार इस पर क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, बट इसमें एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि एक ट्री जो इकोसिस्टम है, ट्री वाला, ट्री के अंदर क्या है, ये एक्सेप्शनल केस है जिस पे क्वेश्चन आता है। ट्री है जिस पे 1000 इंसेक्ट्स हैं और 500 बर्ड्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा। ये एक्सेप्शनल केस है। ऐसे ही पिरामिड ऑफ बायोस में प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर इन बायोमास देन कार्निवोर्स। तो ये भी स्ट्रेट बनता है, बिल्कुल अपराइट, इसको बोलते हैं अपराइट। देखो यहाँ पर इनका नंबर ज़्यादा है, फिर इसका नंबर कम है, उसका नंबर कम है, इसका और भी कम है, वेट के अकॉर्डिंग बायोमास के ऊपर। इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, कौन सा, जहाँ पर सी के अंदर, सी का जो हम देखते हैं उस सी में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स से फिशेस का बायोमास ज़्यादा होगा, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। सो प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर्स। एनर्जी इज ऑलवेज मोर एट लोअर लेवल देन एट हायर लेवल, इसलिए ऐसा होता है। एक्सेप्शन कौन सा है, सी वाला और यहाँ पर ट्री वाला। एनर्जी वाला हमेशा अपराइट बनता है क्योंकि सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है। बट इस पिरामिड्स के लिमिटेशंस हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं क्या लिमिटेशंस हैं। सो वो लिमिटेशंस हैं, सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जो स्पीसीज़ है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आए, वो थर्ड पे भी आ सकती है किसी फूड चेन में, फोर्थ पे भी आ सकती है किसी फूड चेन में। तो ऐसा नहीं है, जो है वो सेम स्पीसीज़ जो है वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर आ सकती है। सेप्रोफाइट्स को यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं दी गई, सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर,
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर को दिया गया, बट सेप्रोफाइट्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। सो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।